डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी एसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था और उसके कुछ रिएक्शंस भी हमने देखे थे। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेस क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान जाइए। बेस के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और जब भी आप इसका पानी के साथ घोल तैयार करते हो तो हमेशा OH माइनस आयंस देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बेस है NaOH और NaOH का हाइड्रोलिसिस आप कराते हो, पानी में अगर आप इसे मिलाते हो, ये ब्रेक कर जाता है Na प्लस OH माइनस में, यानी कि इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि OH माइनस में रिलीज हो रहा है। आपके पास एक दूसरा बेस है KOH और KOH को अगर आप पानी में आप मिलाते हो, ये ब्रेक करेगा K प्लस और OH माइनस में। यहाँ पर OH माइनस भी क्या है, यह एक हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि पहले वाले बेस में भी रिलीज हो रहा था। सारे बेसिस की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सारे बेसिस में आप ये देखोगे OH माइनस आयन रिलीज होता ही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कहने का मतलब ये है कि एक बेस का गुण क्या होता है ना, कैसे बिहेव करता है, उसका व्यवहार क्या होता है। चंद बिंदुओं से हम समझेंगे कि एक बेस यानी क्षार का व्यवहार कैसा होता है। कई बार हम इसे हिंदी में क्षार कहते हैं तथा भस्म भी कहते हैं। पहली बिंदु जो है वो ये कह रही है कि इसका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है ना, बिटर टेस्ट यानी कड़वा स्वाद होता है। हालांकि आप सभी बेसिस यानी क्षार को टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना जो है, हम चूने को टेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा बेस है जिसे टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन कुछ चुनिंदे ऐसे बेस यानी क्षार हैं जिनका टेस्ट आप नहीं कर सकते, स्वाद आप उसको नहीं कर सकते। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा बिंदु ये कहता है कि फील सोपी टू टच। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी बेस को छूते हैं, टच करते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, तो उसका अनुभव काफी चिकना होता है। ऐसा लगता है बहुत ही स्मूथ उसका अनुभव है, फील होता है ऐसा, जो काफी क्या है, सोपी है। आप साबुन टच करते कैसा फील होता है, ठीक वैसा ही बेस को टच करते हुए फील होता है आपको। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि लिटमस पेपर को रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। हालांकि ये बात आपको पहले से पता है कि किसी भी लिटमस पेपर पर अगर आप किसी क्षार यानी बेस को डालते हैं तो वो लाल लिटमस को ब्लू में बदलेगा। याद रखिएगा, लाल को ब्लू में बदलेगा, ब्लू को लाल में नहीं बदलेगा। ब्लू को लाल में बदलने का काम किसका होता है, एसिड यानी अम्ल का होता है। चौथा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो चौथा पॉइंट है आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की प्रवाह उसमें संभव है। आप कभी भी किसी बेस में बिजली की प्रवाह कराना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बेस। यह संभव है कि किसी भी बेस में से विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों संभव हो पाता है, तो आप इसका जवाब यह देंगे कि बेस में मौजूद OH माइनस आयंस इन हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का प्रवाह तभी संभव होता है जब उसमें चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर OH माइनस आयंस की हम बात करते हैं तो इसमें माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। पांचवा नंबर पॉइंट जो है, पांचवा नंबर बिंदु ये कह रहा है कि जब भी किसी बेस का रिएक्शन, अभिक्रिया आप किसी मेटल यानी धातु के साथ कराएंगे तो आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ प्रतीत होगा, यानी आपको पता चलेगा कि हमेशा उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस कब निकलेगा, जब आप किसी बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप जरा देखिए इसे। मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा है आपके पास NaOH, और इसका रिएक्शन में अगर जिंक के साथ कराता हूँ, ठीक है, यूजुअली अगर हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ पर होता तो उसका काम क्या होता, वो पहले से मौजूद मेटल को रिप्लेस कर देता और उसकी जगह पर खुद आ जाता। हालांकि सोडियम यहाँ पर हाईली रिएक्टिव है, कुछ ज्यादा पावरफुल है, जिंक जो है वो कमजोर है, तो जिंक सोडियम को हटा नहीं पाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे समझिए कि आपके पास एक परख नली यानी बीकर है, बीकर में NaOH का घोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, और इसमें कुछ जिंक के टुकड़े आपने डाल दिए और उसके बाद आपने इसे बर्नर पर रखकर हीट किया, गर्म किया, तो गर्म करने पे ये अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है। NaOH का रिएक्शन जब आप जिंक के साथ कराते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब आप जिंक के साथ कराते हो, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है।
मेटल एंड नॉन मेटल वाला जब चैप्टर आपको पढ़ाया गया था उसमें हम लोगों ने बात किया था एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2 होता है। सोडियम जिंकेट में Na जो है उसके 2 एटम्स होते हैं और ZnA2 एक साथ एक रेडिकल कंपाउंड है। इसी दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पर H2 गैस भी रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब अगर आप सोडियम जिंकेट को तोड़ते हैं तो आप यहाँ पर कैसे इसे तोड़ेंगे? सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 इसका फॉर्मूला है। जब ये ब्रेक होता है तो Na पे आता है 1 प्लस, ये आपको पहले से पता है, और ZnO2 जो है इस पे आएगा 2 माइनस। अब सवाल ये उठता है कि ZnO2 पे 2 माइनस कैसे आएगा? ठीक है, अब जरा देखिए ZnO2 है ना, ZnO2 में जिंक है और ऑक्सीजन है। जिंक के ऊपर होता है 2 प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 माइनस। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो माइनस की संख्या हो जाएगी टोटल 4 माइनस। और जिंक जो है, जिंक के पास अभी भी कितना है? 2 प्लस है, तो 2 प्लस 4 माइनस में से 2 माइनस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। आपके पास अभी भी 2 माइनस एक्स्ट्रा बचेगा। इस वजह से जिंक ऑक्साइड यानी ZnO2 पे आपको 2 माइनस जो है आपको मिलेगा। अब 2 माइनस के लिए आपको 2 प्लस चाहिए। हालांकि सोडियम के ऊपर तो सिर्फ एक ही प्लस होता है, तो एक सोडियम से काम नहीं चलेगा, मुझे एक और सोडियम लेना होगा और 2 सोडियम जो है रिएक्शन कर लेंगे 2 माइनस के साथ और बनाएंगे Na2ZnO2। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान देना होगा कि सारे मेटल्स जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और रिएक्शन करने के बाद सोडियम जिंकेट जैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। यह सिर्फ संभव तभी हो पाता है जब कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, जैसे जिंक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिंक NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाएगा, लेकिन जिंक की जगह पर आप कोई दूसरा धातु या मेटल लेते तो वो रिएक्शन नहीं करता। ऐसा संभव नहीं हो पाता। इससे पहले भी एग्जांपल जब हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर धातु और अधातु पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने एम्फोटेरिक कंपाउंड के बारे में बात किया था। एम्फोटेरिक कंपाउंड में हमने देखा था कि सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट दो ही ऐसे सॉल्ट थे जो बन रहे थे, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम जिंकेट वही है जो आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो चलिए अब लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 7वां नंबर गुड इसका क्या है? कभी भी किसी क्षार का रिएक्शन, बेस का रिएक्शन अगर आप एसिड यानी अम्ल के साथ कराते हो, किसी भी बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है? पानी बनता है, वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, नमक और पानी का फॉर्मेशन होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराया है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले जब हम एसिड पढ़ रहे थे तो उसमें एसिड का रिएक्शन मैंने बेस के साथ कराया था, तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा था। बात एक ही है, आप एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओ या बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, आपको हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। आपके पास एक बेस है NaOH, कैसे पहचानोगे कि ये बेस है? इसमें OH है, ठीक है। आपके पास एक और बेस है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी एक बेस है। आपके पास एक और बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसमें भी OH है, ये भी एक बेस है। अब यहाँ पर 3 तरह के बेस है हमारे पास और तीनों का रिएक्शन मुझे एसिड के साथ कराना है। पहला मैं रिएक्शन कराता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ। दूसरा मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर एक दूसरा एसिड मैं ले लेता हूँ और मैं लेता हूँ वो एसिड है H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 एसिड है जो यहाँ पर हम ले रहे हैं। तीसरा आपका एसिड जो है, मैं यहाँ पर तीसरा एसिड फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ और देखता हूँ कि अब यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद कौन सा सॉल्ट बनेगा और कैसे पानी यहाँ पर रिलीज होगा। सबसे पहला काम NaOH की हम बात करते हैं। NaOH की अगर आप बात करते हैं तो NaOH जब भी ब्रेक करेगा तो वो Na+ और OH- में टूटेगा। ये आपको पता है कि सोडियम के ऊपर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है और OH के ऊपर हमेशा माइनस आता है। अगर HCl की बात करते हैं तो HCl H+ और Cl- में टूटता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसमें माइनस आता है, और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, हालांकि इसमें प्लस आता है। ये एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम बात किए थे। Na का रिएक्शन प्लस वाला माइनस वाले के साथ करेगा, तो जब प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा यानी Na+ और Cl- मिलकर हो जाएंगे NaCl और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। बन गया आपका सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो घर में आप नमक यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है क्या बचा? H+ और OH-, ये भी प्लस वाले माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और H+ OH- मैंने आपको कई दफा बताया है कि कभी भी H+ OH- H2O का फॉर्मेशन करता है यानी पानी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर बन रहा है।
ठीक है, पहला नंबर एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया। दूसरा नंबर एग्जांपल जरा देखते हैं कि ये कैसे प्रोसीड होगा। पोटेशियम एक मेटल है, इसके ऊपर आएगा प्लस, धातु है ना तो इसके ऊपर प्लस आएगा। OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन, जिसके ऊपर हमेशा आता है माइनस। KOH टूटता है इन्हीं दो रेडिकल्स में। यहाँ पर आपके H2SO4 है, H2SO4 यानी कि H पे प्लस आता है और SO4 पे 2 माइनस आता है, और ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस वाला रिएक्शन किसके साथ करेगा, प्लस वाले का रिएक्शन माइनस के साथ होगा, और ये भी प्लस वाले का रिएक्शन क्या होगा, माइनस के साथ होगा। जब प्लस वाले की रिएक्शन माइनस के साथ होगा, हालांकि ये रिएक्शन जो है वो करने से पहले आपको जरा यहाँ पर नोटिस करना होगा कि SO4 के ऊपर 2 माइनस है और पोटेशियम के ऊपर सिर्फ 1 प्लस है। 1 प्लस का रिएक्शन 2 माइनस के साथ नहीं हो सकता है, यानी कि मुझे 2 माइनस के लिए 2 प्लस चाहिए। तो अगर मैं 2 प्लस लेना चाहूंगा तो 2 प्लस कैसे लाऊंगा, मैं एक और K प्लस ले लूंगा और 2K प्लस 1 अकेले SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा K2SO4, दोनों जुड़ गए तो, और उसके बाद H प्लस OH माइनस मिलकर बनाया H2O। यहाँ पर भी आपको पोटेशियम सल्फेट यानी सल्फेट सॉल्ट मिल रहा है और इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन कराते हैं, जरा ध्यान से देखिए, कैल्शियम एक धातु है और इस पे होता है 2 प्लस, OH माइनस जिसके ऊपर होता है हमेशा 1 माइनस। HCl ब्रेक करेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, प्लस वाला जो आएगा वो माइनस के साथ जाएगा और माइनस वाला फिर प्लस वाले के साथ जाएगा। तो Ca पे प्लस है, 2 प्लस है, कैल्शियम जो है क्लोरीन पे है 1 माइनस। अब 2 प्लस का रिएक्शन 1 माइनस के साथ नहीं होगा, ठीक है ना, प्लस वाले माइनस के साथ रिएक्शन तो करते हैं लेकिन जब बराबर हो आयंस तब करते हैं। तो 2 प्लस के साथ 1 माइनस का रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि मुझे एक और क्लोरीन लेना होगा, यानी कि एक अकेला कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि कैल्शियम के साथ होगा 2 क्लोरीन, तो इस वजह से हमने लिखा CaCl2 और H प्लस OH माइनस मिलकर बनाएगा H2O। ये भी बन गया आपका क्लोराइड सॉल्ट और इसके साथ साथ वाटर। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि कभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन अगर आप कर रहे हैं, इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि अगर आप बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कर रहे हैं तो कभी भी किसी बेस का रिएक्शन अगर आप एसिड यानी क्षार का अभिक्रिया अम्ल के साथ आप कराते हैं तो हमेशा आपको सॉल्ट और पानी यानी वाटर मिलता है। तो चलिए अभी हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट 8वां नंबर गुण यानी 8 प्रॉपर्टी हम देखते हैं। 8 नंबर प्रॉपर्टी, 8वां नंबर प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब अधातु से बनाया गया ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। अब जरा इसको समझते हैं थोड़े अच्छे से। क्वेश्चन इसने टॉपिक थोड़ा घुमाया है, इस टॉपिक में कोई दम नहीं है ना, इतना टॉपिक में दम बिल्कुल भी नहीं। अब जरा देखिए, अगर किसी मेटल का रिएक्शन, धातु का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराते तो क्या बनता था, आपका बनता था मेटल ऑक्साइड। ये बात आपको पहले से पता है, आपका बनता था मेटल ऑक्साइड और ये बात आपको पहले से पता है। आप किसी नॉन मेटल यानी अधातु का रिएक्शन उसी ऑक्सीजन के साथ कराते थे तो क्या बनता था, आपका बनता था नॉन मेटल ऑक्साइड। ये बात भी आपको पहले से पता है कि मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। और इसका गुण यानी बिहेवियर किसकी तरह होगा, तो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है यानी क्षारीय होता है, क्षार की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड की तरह बिहेव करता है यानी अम्ल की तरह इसका व्यवहार होता है। अब जरा यहाँ पर वही सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है। नॉन मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो होता है अम्लीय, यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, अम्ल की तरह बिहेव करेगा। अब अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो आपको पहले से पता है कि किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर आप बेस के साथ कराते हो तो बनेगा हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर, तो बनेगा हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर। जस्ट घुमाया गया है, नॉन मेटल ऑक्साइड कह दिया है। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है एसिड और एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और कैसे हमें पता, कार्बन एक नॉन मेटल है ना और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो क्या बनेगा, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड ही तो बनेगा। यहाँ पर है आपका CO2 जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। और कौन से नॉन मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर भी एक नॉन मेटल है और इसका रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराते हो
तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ये भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना, अधातु से बना हुआ ऑक्साइड है ये। तो अगर आप CO2 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, क्योंकि इसमें OH है, ये एक बेस है, और इस बेस के साथ रिएक्शन करना है, आपको मैंने अभी बताया कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह व्यवहार करता है, और आपका रिएक्शन एसिड का कराना है बेस के साथ। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सदैव क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, और लवण जो फॉर्म हो रहा है, जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वो लवण क्या कौन सा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए Ca है ना, Ca पे होता है 2+, कैल्शियम के ऊपर आएगा 2+, और OH के ऊपर आएगा 1-, ठीक है ना। ये क्या बना, CaOH-, ठीक है। अब Ca जो है इसके ऊपर 2+ है, और आपका OH- जो है उसके ऊपर 1-। और यहाँ पर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयनिक बंध नहीं बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है ना। विद्युत संयोजी बंध नहीं बनाता है, ये सहसंयोजी बंध बनाता है। यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये शेयर करते हैं, ठीक है ना, सहभागिता इनकी होती है। तो CO2 जो है ये तो आयंस में टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सहसंयोजी बंध है। तो अब ये आयंस में कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होता है CO3 में, ठीक है ना। अब जरा CO3 देखिए, CO3 में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एक ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2-, तो CO3 के ऊपर क्या बनेगा, 2- बनेगा। तो यहाँ पर CO3 के ऊपर बनेगा आपका 2-। अब अगर बात करें यहाँ पर कि 2+ का रिएक्शन 2- के साथ होगा, बिल्कुल होगा, प्लस वाला रिएक्शन माइनस के साथ करेगा। तो यहाँ पर Ca का रिएक्शन CO3 के साथ हो गया और बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक लवण यानी कि सॉल्ट है, ठीक है। और इसके साथ फिर क्या बनेगा, आपका बनेगा H2O यानी कि वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ अगर हमें बात करना है कि वो कितना पावरफुल एसिड है या कितना पावरफुल बेस है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए हमने एक स्केल का इजाद किया, एक मापक का हमने इजाद किया। और किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, ठीक है ना। सोरेनसन 1909 यानी 1909 में इन्होंने एक पीएच स्केल का इजाद किया, जो स्केल हमें ये बताता है कि दी गई वस्तु जो है, अगर एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या न्यूट्रल है, ठीक है। उन्होंने जो पीएच स्केल दिया था, पीएच का नाम फुल फॉर्म होता है पोटेंस डे हाइड्रोजन, जो कि एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी एसिड या बेस में H+ आयंस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता कितनी वैल्यू है, ठीक है ना, H+ आयंस कितने ज्यादा है। अगर H+ आयंस के आधार पर अगर मैं किसी स्केल को डिफाइन करता हूं, तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्केल है, और इस स्केल की वैल्यू जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 to 14, 14 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है, जिसमें जो 7 है, 7 नंबर को हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहते हैं हम, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उदासीन हम कहते हैं। 0 का मतलब ये है कि अगर कोई अम्ल है तो वो क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है। वो कैसा है, काफी स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वो एसिड है, ठीक है। और अगर 14 की बात करते हैं, 14 की, तो 14 की मतलब ये होता है कि अगर वो क्षार है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। 0 से लेके 7 तक अगर हम बात करें तो 0 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, प्रबल, और यहाँ पर 14 जो है 14 का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार, ठीक है ना, प्रबल अम्ल से प्रबल क्षार की तरह। जब आप 0 से आगे की तरफ बढ़ते हो, जब आप 1 पे आते हो, 2 पे आते हो, 3, 4, 5 और 6, उसके बाद आप 7 तक आते हो। जैसे ही आप 0 से 7 की तरफ आप बढ़ते हो, तो एसिड की प्रबलता जो है वो कमजोर पड़ती जाती है और ये वीक होता जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, तो वो है 6 नंबर, ठीक है। 7 के ऊपर अगर आप जाते हो, 8 से 9 की तरफ, 9 से 10 की तरफ, फिर 11, फिर 12 और 13 और 14 की तरफ। जैसे ही 7 से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो, तो कमजोर क्षार से यानी कि दुर्बल क्षार से, दुर्बल बेस से ये प्रबल क्षार की तरफ बढ़ता जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बढ़ता जाता है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि 8 और 14 के बीच में अगर मैं बात करूँ, तो 8 जो है वो आपका दुर्बल क्षार है और 14 जो है आपका क्या है, प्रबल क्षार है,
अगर अम्ल की बात करते हैं तो 0 जो है वो क्या है, आपका प्रबल अम्ल है, और उसके साथ 6 जो है वो आपका दुर्बल अम्ल है। 7 फिर क्या होगा, 7 एक ऐसा सॉल्यूशन, एक घोल का अगर pH वैल्यू 7 है तो इसका मतलब ये है कि दैट सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, है ना। वो सॉल्यूशन जो है ना ही अम्लीय है, ना ही वो क्षारीय है, ना एसिडिक है, ना वो बेसिक है, फिर वो क्या है, तो वो उदासीन है यानी न्यूट्रल है। तो कैसा है, उदासीन यानी न्यूट्रल। अगर आपसे कोई पूछता है वाटर H2O की pH वैल्यू कितनी होगी, तो वो होती है 7, ठीक है ना। pH वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 7, यानी कि वो दुर्बल होता है। दुर्बल नहीं कह सकते, मैं इसे उदासीन कहूंगा, ठीक है ना। वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। वो ना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ना बेसिक बिहेवियर शो करता है, ना अम्लीय करता है, ना वो क्षारीय करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हमने यहाँ पर pH स्केल के बारे में जिक्र किया। ये एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी एसिड या बेस, अम्ल या क्षार का ताकत दुर्बल है या प्रबल है उसके बारे में बताता है। अगर हम स्केल को बात करें तो ये स्केल जो है 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। 0 से 14 तक इसका मानक होता है, और 0 का मतलब होता है कि ये इस एसिड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रबल अम्ल है। और अगर 14 की बात करते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी बहुत ही प्रबल क्षार है, ठीक है ना। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, ठीक है, ना ही एसिड है और ये ना ही बेस है। अब जरा देखिए, यहाँ पर आर्रेनियस ने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा था, डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा था कि अगर H+ आयंस की मौजूदगी है तो H+ आयंस हमें ये बताता है कि कोई भी एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और ये डिपेंड करता है इस बात पे कि H+ आयंस कितने हैं, ज्यादा है या कम है। अगर उस किसी सॉल्यूशन में H+ आयंस का मात्रा अगर बहुत ज्यादा होगा, आपको पता है कि अगर आप एसिड को पानी में मिलाते हो तो उसमें से H+ आयंस निकलते हैं। अगर आप बेस को पानी में मिलाओगे तो आप उस देखोगे वहां पर OH- आयंस निकलेगा। यानी कि अगर कोई एसिड है और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही प्रबल अम्ल है, यानी कि उसमें H+ आयंस की संख्या बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप 0 से आगे की तरफ बढ़ते हो, 1, 2 और 3, 4 की तरफ अगर आप जाते हो तो एसिड जो है वो कमजोर होता जाता है, अम्ल जो है वो दुर्बल पड़ता जाता है। तो दुर्बल पड़ता जाएगा यानी H+ आयंस की संख्या भी घटती जाएगी। ये जरा देखिएगा चार्ट, यहाँ पर H+ आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबसे कम कहाँ होगा, तो बेस में, बेस यानी कि क्षार, ठीक है ना। क्षार में अब OH- आयन ज्यादा हो जाता है ना, और H+ आयन सबसे कम हो जाता है। तो अगर OH- आयन के संबंध में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि OH- आयन सबसे कम होता है आपका अम्ल में, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, क्षार में होता है, ठीक है। सबसे कम होता है OH- आयंस एसिड में यानी अम्ल में, और सबसे ज्यादा होता है क्षार में। तो आप इस चार्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर H+ आयंस यहाँ ज्यादा है, और जब H+ आयन सबसे ज्यादा है अम्ल में, क्योंकि ये किसका है, अम्ल का है, तो अम्ल में अगर H+ आयन सबसे ज्यादा है तो सेम टाइम पे OH- सबसे कम होगा, OH- सबसे कम होगा। और अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार में H+ आयंस की जब संख्या बहुत कम है तो OH- आयंस की संख्या अधिकतम है यानी मैक्सिमम है, ठीक है। अब इस स्केल के आधार पर थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर हम एसिड की बात करें, कुछ एसिड यानी अम्ल की बात करते हैं, जिसमें पहला नंबर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। ये 0 कब होगी, जब वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब कि बहुत ही सांद्र अम्ल है, ठीक है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं है, पानी की संख्या बहुत ज्यादा कम है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, और गाढ़ा है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी pH वैल्यू होगी 1। लेकिन उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने डाइल्यूट कर दिया, उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद अब उसकी pH वैल्यू जो है वो हो गई आपकी 1। 0 से कितनी हो गई, 1। गैस्ट्रिक जूस कहने का मतलब कि हमारी पेट में भी थोड़ी सी मात्रा में एसिड होता है। ये जो हम भोजन खाते हैं उसमें अगर कोई भी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसका pH वैल्यू 1.4 होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पेट में जलन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका लेमन। लेमन यानी नींबू। नींबू का रस अगर आप लेते हैं तो उसकी pH वैल्यू 2.5 यानी 2.5 होता है, 2.5 pH वैल्यू होता है। विनेगर यानी सिरका की बात करें तो उसकी pH वैल्यू 4 होता है। टमाटर का जूस जिसकी pH वैल्यू 4.1, 4.1 कहने का मतलब है ये प्रबल एसिड नहीं है, ये अब दुर्बल एसिड की तरफ बढ़ रहा है। प्रबल एसिड 1, 2, 3, एक सबसे ज्यादा प्रबल है,
2 उससे थोड़ा सा कम, 3 उससे थोड़ा सा कम, 4 और कम, उससे भी ज्यादा एसिडिक वैल्यू कम होगी कॉफी की जो कि है 5.0। सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक ना, कार्बोनिक एसिड जिसमें होता है, इसमें भी अम्ल यानी एसिड होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 6। अगर हम मिल्क की बात करते हैं, दूध जिसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड की पीएच वैल्यू होती है 6.5 यानी 6.5, 6.5। ये कुछ एसिड्स थे जिनकी पीएच वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा था। अब जरा देखिए, आपके मुंह में सलाइवा है, सलाइवा यानी थूक, लार, ठीक है। खाना खाने से पहले आपका जो सलाइवा है, लार, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद आपका सलाइवा जो है उसकी पीएच वैल्यू बदल जाती है 5.8 में, ठीक है। खाना खाने से पहले ये बेसिक था, 7 से ऊपर था, बेस की तरफ था, क्षारीय था। लेकिन जब आपने खाना खा लिया तो ये क्षारीय नहीं हो गया, अब ये अम्लीय हो गया। 5.8 जो कि 7 से नीचे है, ये अम्ल बन गया। हालांकि ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि 5.8 जो है वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है। यहाँ पर जो आपका मुंह है ना, जो लार है, वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया। और जब अम्लीय हो जाएगा तो आपके दांत को क्या करेगा, वो खराब करेगा। आपके मुंह में एसिड अगर हो गया, आपका लार ही एसिड की तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह, तो आपके दांत को खराब करता है। इसीलिए आपको सुझाव दी जाती है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप क्या करो, पानी से गार्गल यानी कुल्ला करो, ठीक है ना, वो करना होता है आपको। उसके बाद अगर हम ब्लड की बात करते हैं, आपका खून जो है उसका अगर पीएच वैल्यू बात करें तो 7.4 यानी कि बेसिक, यानी ये क्षारीय होता है। अगर अंडों की बात करते हैं तो 7.8, ये भी क्षारीय होता है। टूथपेस्ट, ठीक है, खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश करने की सलाह आपको दी जाती है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद आपका लार जो है वो अम्लीय यानी एसिडिक हो जाता है, और तुरंत आप टूथपेस्ट से अगर आप ब्रश करते हो तो वो क्या करेगा, क्षारीय है, और क्षार जब आपके मुंह में जाएगा तो अम्ल के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएगा यानी उदासीन हो जाएगा। तो आपके मुंह की जो एसिडिक बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगी और बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाएगी। पहले कितनी होनी चाहिए थी, 7.4 में लार की वैल्यू, लेकिन वो गिर के 5.8 हो गया था खाना खाने के बाद। आप तुरंत टूथपेस्ट से ब्रश करोगे तो फिर ये 7.4 पे आ जाएगा लगभग। बेकिंग सोडा 8.5, ये भी एक बेस है। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला पाउडर, ये भी एक बेस है जिसकी वैल्यू है 9.0, ठीक है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा अगर वो डाइल्यूट है, पानी में मिला हुआ है, ठीक है, सांद्र नहीं है, तो उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूटेड है, तनु है, तो वो 13 होगा। और अगर वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तनु नहीं है, सांद्र है, तो वो 14 होगा। 14 एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अब जल्दी से सॉल्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्ट यानी कि लवण। सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट का डेफिनेशन अगर आपको परिभाषा कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जब भी किसी एसिड में मौजूद हाइड्रोजन, ठीक है ना, अगर किसी एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को अगर कोई मेटल आए, धातु आए और उसे हटा दे और हटा के उसकी जगह पर लग जाए तो वो बना देता है सॉल्ट, लवण बना देता है। कोई एक अम्ल है ना, तो अम्ल में हाइड्रोजन होगा ही होगा, H+ आयंस होते हैं ना। अब अगर कोई बाहर से मेटल आता है, कोई धातु, और आने के बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा दे और हाइड्रोजन के हटाकर उसकी जगह ले ले, तो लेने के बाद जो यौगिक बनता है, जो कंपाउंड बनता है, वो लवण यानी कि सॉल्ट बनता है। अब जरा उदाहरण एक बार देख लीजिए, ठीक है। हमारे पास एक एसिड है, उसे मैं कह रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है, HCl है। अब अगर मैं इसका रिएक्शन किसी धातु के साथ कराता हूं, मेरे पास है सोडियम, Na। अब जब Na का रिएक्शन आप HCl के साथ कराते हैं, HCl क्या है, अम्ल है ना, ये एक अम्ल है, ये एक एसिड है, और Na क्या है, एक धातु है यानी कि मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पर Na का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराओगे तो क्या होगा, Na पे होता है प्लस, HCl की अगर हम बात करें तो H+Cl माइनस में टूटेगा। हाइड्रोजन पे प्लस आता है और Cl पे क्या आता है, माइनस आता है। प्लस वाला हमेशा क्या करेगा, क्लोरीन के साथ, माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा जाके, तो ये बन गया आपका NaCl, ठीक है ना, NaCl बना। और ये H जो है वो हाइड्रोजन गैस के तौर पर बाहर की तरफ निकल रहा है। जो डेफिनेशन हमने आपको बताया परिभाषा, उस परिभाषा में हमने ये कहा था कि अगर कोई धातु, कोई मेटल अम्ल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, हटा दे, उसकी जगह से विस्थापित कर दे, और हटाने के बाद उसकी जगह पर खुद आ जाए, तो खुद आने के बाद जो यौगिक बनता है उसे हम लवण यानी सॉल्ट कहते हैं। हमारे पास है एक Na, सोडियम, एक धातु है, मेटल है, और इसका रिएक्शन अभी हमने HCl के साथ कराया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमने देखा कि ये NaCl प्लस H2 गैस बना रहा था। अब चलिए एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी एसिड सही होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर HCl की जगह पर H2SO4 अब ले लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड,
और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन मैं सोडियम Na के साथ कराता हूं तो क्या बनेगा? Na पे कभी भी आता है प्लस, क्योंकि ये धन विद्युती है, ये मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा मेटल होता है, ठीक है ना। अगर H की बात करें तो H पे आता है प्लस और SO4 पे हमेशा आता है 2 माइनस। ये कई बार आ चुका है, हमने आपको कई बार बताया है कि CO3 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, ऐसा होता है। प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, ये आपको पहले से पता है। लेकिन रिएक्शन तभी होगा जब दोनों के ऊपर आवेश बराबर हो। इस पे 2 माइनस है, इस पे 1 प्लस है, रिएक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मुझे एक और Na प्लस लेना होगा, यानी कि 2 Na मिलके अकेले SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि NO 2 होंगे और SO4 क्या होगा? अकेले होगा, तो बनेगा Na2SO4 और ये जो हाइड्रोजन है वो H2 के तौर पर बाहर की तरफ निकलेगा। यहाँ पर क्या बना आपका? यहाँ पर बना सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। क्या बना आपका? ये बना आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। सोडियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकला। तो यहाँ पर जो लवण बना वो लवण बना किस परिवार का? सल्फेट परिवार का लवण बनता है। यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट परिवार का है, ठीक है ना, सल्फेट फैमिली का है। अगर यहाँ पर NaCl की हम बात कर रहे थे तो ये किस फैमिली का था? ये क्लोराइड फैमिली का था, ठीक है ना। HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद हमेशा जो लवण बनता है वो क्लोराइड परिवार का बनता है, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इस परिवार में क्लोराइड फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग लवण होते हैं। जैसे हमारे सामने तो एक है सोडियम क्लोराइड और भी एक होता है जिसमें हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है। तो ये सारे के सारे सॉल्ट्स जो हैं वो क्या है? क्लोराइड परिवार यानी क्लोराइड फैमिली के हैं, ठीक है ना। अगर हम सल्फेट की बात करते हैं तो सल्फेट परिवार का कौन कौन हो सकता है? हमारे सामने है सोडियम सल्फेट, इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। ये सारे के सारे सल्फेट परिवार के हैं। जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको सल्फेट परिवार का सॉल्ट मिलता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको हमेशा क्लोराइड फैमिली का मिलेगा सॉल्ट। अब जरा देखिए, अगर इसी में सोडियम का रिएक्शन, मैंने पहला एसिड लिया था HCl, दूसरा एसिड मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। मेरे पास है HNO3 यानी कि है नाइट्रिक एसिड। अब अगर इसी सोडियम का रिएक्शन मैं नाइट्रिक एसिड के साथ कराता हूं, अम्लराज बनाने में यूज हो रहा था ये, वो वही है ये नाइट्रिक एसिड। अब यहां पर जरा देखिए, Na के ऊपर आता है 1 प्लस, H के ऊपर आता है प्लस और NO3 के ऊपर आता है 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस, ठीक है। NO3 के ऊपर क्या आता है? 1 माइनस आता है। नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस होता है। प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, ठीक है ना। प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। ये बन गया NaNO3 और ये जो हाइड्रोजन है वो H2 के तौर पर बाहर निकलेगा गैस के रूप में, ठीक है ना। ये NO3 जो बना आपको क्या बना? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट जो यहां पर बना ये नाइट्रेट परिवार का है ना, इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रेट फैमिली का एक कंपाउंड है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट भी बन सकता था। अगर मैं ये मेटल सोडियम की जगह पर पोटेशियम ले लेता, Na की जगह पर अगर मैं K लेता तो क्या बन जाता? पोटेशियम नाइट्रेट बनता, ठीक है ना। क्या बनता? पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद जरा देखिए, अब अगर हम नाइट्रिक एसिड की जगह पर अगर मैं कार्बोनिक एसिड लेता, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनिक एसिड जरा देखिए लेते हैं तो क्या हो रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पर अब जो है एसिड यानी अम्ल जो लिया है वो अम्ल है कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड अगर आपने लिया है और यहाँ पर सोडियम से के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम के ऊपर आता है प्लस, ये हो गया Na प्लस। H2CO3 अगर ब्रेक करता है तो हाइड्रोजन पे तो हमेशा प्लस ही आता है और कार्बोनेट यानी CO3 पे हमेशा आएगा माइनस। अब यहाँ पर प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन तो कर लेगा, लेकिन 2 माइनस के साथ 2 प्लस चाहिए होता है। सोडियम के ऊपर सिर्फ 1 प्लस है, यानी कि हमें एक और सोडियम लेना होगा, यानी कि ये अकेला 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि सोडियम कितने हैं? 2 और कार्बोनेट कितना है? अकेला। ये बनेगा Na2CO3 और हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगा? बाहर की तरफ रिलीज होगा। ये क्या बना? ये कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट है, ठीक है ना। ये किस परिवार का सॉल्ट है? कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट है। अगर इसका एक एग्जांपल और देखना आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपके पास एक पोटेशियम है, पोटेशियम का रिएक्शन आपको H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड के साथ कराना है। ये वही कार्बोनिक एसिड है जो ठंडे पेय में मिलता था, कोल्ड ड्रिंक्स में जो आप पीते हैं, ठीक है ना, जिसकी pH वैल्यू अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, ठीक है। तो पोटेशियम जो है उस पे है K प्लस और H2CO3 की अगर हम बात करते हैं तो H पे प्लस आता है, CO3 पे आता है आपका 2 माइनस, अभी हमने ऊपर भी देखा था।
प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, लेकिन 2 माइनस के साथ हमें 2 प्लस चाहिए, यानी कि 2 पोटेशियम हम ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम 2 होगा और कार्बोनेट अकेले ही होगा, कि ये बनेगा K2CO3 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो K2CO3 जो बना इसे हम कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी कार्बोनेट फैमिली का एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। तो यहाँ पर 2 यौगिक हमने देखा जो कंपाउंड जो है वो कार्बोनेट परिवार का था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ढेर सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के सॉल्ट्स हमने यहाँ पर देखे। चलिए सॉल्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट जिनसे क्वेश्चन अराइज करते हैं, एक एक सॉल्ट को हम देख लेते हैं। कुछ सॉल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो है महत्वपूर्ण सॉल्ट्स को पढ़ने से पहले जरा एक बार हम समझ लेते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्ट, किसी भी लवण का पीएच क्या होता है, सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना होगा। अगर हम किसी भी सॉल्ट की बात करते हैं, किसी भी ऐसे लवण की बात करते हैं, ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, ये जरूरी नहीं है हर सॉल्ट का, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सॉल्ट की पीएच वैल्यू हमेशा 7 ही होगी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 7 होगा, नहीं भी हो सकता है कि 7 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से। अगर 7 है तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि उदासीन लवण। अगर हम 5 की बात करते हैं, ये 7 से कम है, तो उसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्या कहते हैं इसे? एसिडिक सॉल्ट, यानी कि अम्लीय लवण। यानी कि ये सॉल्ट तो है, ये लवण तो है, लेकिन ये अम्लीय है, इसका व्यवहार जो है कैसा है, एसिडिक है। अगर 9 की बात करते हैं तो ये है आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना, बेसिक यानी कि क्षारीय लवण, यानी कि ये लवण तो है लेकिन इसका व्यवहार जो है वो बेस की तरह है, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट हो सकता है और बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है। अब जरा इसका एग्जांपल देखिए, न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होगा? एक ऐसा लवण जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं खाने के लिए, उसमें है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम उस लवण की बात करते हैं तो ये ना ही एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है, ना ही ये अम्लीय होता है, ना ही ये क्षारीय होता है, ये सदैव उदासीन होता है, ये हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। यानी कि घर में जो नमक हम यूज करते हैं NaCl, वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्ट है, उदासीन लवण है, तो इसकी वैल्यू हमेशा pH की 7 होगी। लेकिन कुछ ऐसे लवण है जो अम्लीय होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो क्षारीय होते हैं। तो अगर अम्लीय सॉल्ट की बात करें जिसमें है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो ये आपका अम्लीय लवण होता है, ना कि क्षारीय होता है, ना ही उदासीन होता है, ये हमेशा अम्लीय होता है, जिसकी pH वैल्यू 6 होती है, ठीक है ना। pH वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है ना, 6 है, 7 से नीचे है तो ये अम्लीय होगा। उसके बाद अगर सोडियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है एक क्षारीय लवण है, यानी कि बेसिक सॉल्ट है, जिसकी pH वैल्यू जो है वो 9 होती है। अब जरा याद आ रहा होगा कि ये Na2CO3 क्या था, तो Na2CO3.10H2O, मैंने आप लोग को बताया था ये क्या है, वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना, कपड़े धुलने के लिए यूज करने वाला जो पाउडर है उसे हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं। ये Na2CO3.10H2O उसी का फॉर्मूला होता है। बस ये Na2CO3 में हमने क्या कर दिया, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर दिया है, बाकी कुछ भी हमने इसमें डिफरेंट नहीं किया है। तो आपको पता है ना कि सर्फ जो है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है, तो बेस होगा तो उसकी pH वैल्यू हमेशा 7 से ऊपर होगी, यानी कि 9 होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूट्रल सॉल्ट जो है जिसकी pH वैल्यू 7 होती है, ठीक है, और इसके अलावा अम्लीय तथा क्षारीय लवण भी होते हैं जिसकी pH वैल्यू 7 से कम तथा 7 से ऊपर होता है ना। अभी न्यूट्रल सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, ठीक है, तो सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया में हम लोगों ने एक बात पढ़ा था इससे पहले अभी स्टार्टिंग में ही, कि कभी भी एसिड यानी बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन, अम्ल तथा क्षार का अभिक्रिया अगर आप कराते हो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है ना, लवण और पानी मिलता है। एसिड तथा बेस का रिएक्शन कराने पे सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ये हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। तो न्यूट्रल सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, ये भी एक लवण है और ये तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक बेस, क्षार, और क्या चाहिए, एसिड यानी कि लवण। तो क्या बनेगा सॉल्ट यानी कि लवण प्लस वाटर, ठीक है ना, पानी बनता है। तो जब भी आप न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हो, न्यूट्रल यानी कि उदासीन नमक, ना एसिडिक है, ना बेसिक है, ना अम्लीय है, ना क्षारीय है, तो उस कंडीशन में हमें बेस हमेशा प्रबल लेना होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेना होता है। अब बेस अगर आपने प्रबल ले लिया, स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो इसके साथ जो अम्ल आप ले रहे हैं इसे आप कमजोर नहीं ले सकते, आप इसको भी स्ट्रॉन्ग लेंगे। अगर हम दोनों यहाँ पर बात करते हैं बेस और एसिड की, अम्ल और क्षार की, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं,
दोनों क्या है, स्ट्रांग है यानी कि प्रबल है। दोनों अगर स्ट्रांग है, दोनों अगर प्रबल है, तो हमेशा जो लवण बनता है वो हमेशा क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है, यानी कि उदासीन बनता है। ना ही ये एसिडिक होगा, ना ही ये बेसिक होगा, ना ही अम्लीय होगा, ना ही ये क्षारीय होगा। तो हमेशा बेस कैसा लेना है आपको, स्ट्रांग, और हमेशा एसिड कैसा लेना है आपको, वो भी स्ट्रांग। अगर उदाहरण की बात करें तो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसकी पीएच वैल्यू जो है 13 तथा 14, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपने तनु और साम लिया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसके साथ मैं एक एसिड लेता हूँ जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू 0 तथा 1 होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप सांद्र ले रहे हो या तनु, कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो या डाइल्यूट। जब आप यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हो तो Na पे आएगा प्लस, OH पे आएगा माइनस, H भी टूटेगा तो प्लस लेके टूटेगा, और Cl माइनस आएगा ही। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। ये बन गया आपका NaCl प्लस H प्लस OH माइनस मिलकर बनाता है पानी, यानी कि H2O। अब ये NaCl जो है क्या है, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं। ठीक है, हम क्यों खाते हैं, क्योंकि ना वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है, न्यूट्रल मिला। न्यूट्रल क्यों मिला, क्योंकि आपने बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया और एसिड भी क्या लिया, आपने स्ट्रॉन्ग लिया। अगर आप एसिडिक सॉल्ट की बात करते हो, एसिडिक यानी कि यहाँ पर हम जो है लवण की बात कर रहे हैं वो अम्लीय है, तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराता हूं तो हमें मिलता है हमेशा सॉल्ट, और इसके साथ मिलता है वाटर, यानी H2O। अब यहाँ पर अगर एसिड की बात करें, अगर आपने एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग और बेस ले लिया आपने वीक, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आप वीक बेस लेते हो, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार अगर आप लेते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो लवण बनेगा उसका गुण, उसका व्यवहार स्ट्रॉन्ग वाले की तरह होगा, यानी कि ये अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं एसिड को वीक ले लेता, एसिड को कमजोर ले लेता और बेस को स्ट्रॉन्ग ले लेता, बेस क्या करता, स्ट्रॉन्ग ले लेता मैं और एसिड को ले लेता वीक, यानी कि एसिड था दुर्बल और बेस यानी क्षार था वो प्रबल, तो हमेशा जो सॉल्ट यानी लवण बनेगा वो हमेशा उसका गुण जो होगा वो स्ट्रॉन्ग वाले की वजह से होगा, यानी कि ये हमेशा क्षारीय होगा, यानी बेसिक होगा। समझ सकते हैं ना, आपको लवण मिलता है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, 3 तरह का। ठीक है, न्यूट्रल आपको तब मिलेगा जब दोनों एक समान ताकत के हों। ठीक है, एसिडिक आपको तब मिलता है जब एसिड ताकतवर हो और बेस कमजोर हो। बेसिक क्या आपको मिलेगा जब यहाँ पर एसिड कमजोर हो और बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक सॉल्ट देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला सॉल्ट है इसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, यानी कि साधारण नमक। साधारण नमक वो नमक है जो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है और जिन्हें हम खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत कार्यों के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन मुख्यतः खाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड हम इसे कहते हैं। कैसे तैयार होता है, साधारण नमक है ना, न्यूट्रल है, उदासीन होगा, यानी कि जो बेस होगा वो भी ताकतवर होगा और जो एसिड होगा वो भी क्या होगा, ताकतवर होगा, और तब जाके उदासीन नमक यानी लवण का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, HCl जो है वो क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। दोनों स्ट्रॉन्ग थे, दोनों मिलने के बाद आपका क्या बना है, कॉमन सॉल्ट बना है। कैसे बना है ये मैंने अभी डिस्कस किया था। कैसे प्राप्त होता है, सवाल ये है कि NaCl हमें कैसे मिलता है, ये जो साधारण नमक जो आप खाना में खाते हो आपको कैसे मिलता है। तो इस नमक को प्राप्त करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है समुद्र का पानी, सी वाटर। समुद्र के पानी से ये नमक आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त करोगे, समुद्र में हमेशा ज्वार भाटाएं आती ना, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे कुछ दूरी पर हम एक बड़े बड़े गड्ढे की खुदाई कर देते हैं। जब समुद्र की पानी आती है हाई टाइड में तो वो पानी उन गड्ढों में भर जाता है, फिर उसके बाद पानी वापस चला जाता है, लेकिन वो गड्ढे अब भी भरे हुए रहते हैं। उन गड्ढों को ऐसे भरा हुआ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सूरज की रोशनी पड़ती है और उसमें मौजूद पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है। जब एवोपरेट हो जाएगा तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन उसका नमक, पानी का नमक जो है वो तो नहीं उड़ेगा, तो नमक उस गड्ढे में अभी भी रह जाता है। फिर हम एक ट्रॉली लाते हैं और उस नमक को निकाल के और फैक्ट्री में ले जाते हैं, रिफाइन कर लेते हैं और जरूरत के अनुसार उसमें आयोडीन मिला देते हैं। वो नमक हमें मिल जाता है खाने के लिए। तो पहला तरीका था आपका सी वाटर से। दूसरा तरीका है आपका अंडरग्राउंड माइंस, खदानों से निकालने के लिए। ठीक है ना, अगर जमीन के नीचे जो खदान होती है ना, जैसे कोयला हम निकालते हैं, ठीक वैसे ही इन नमक की भी खदान होती है, नमक का खदान होता है। आपके घर में बहुत सारे ऐसे नमक होते हैं
जिन्हें आप देखे होंगे वो पत्थर की तरह होते हैं, जैसे कि कोयला होता है ना, वैसा होता है, आपके घर में आता है काला नमक जो होता है, उसे हम लेके आते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसे पीसते हैं और पीस के फिर अपने खाने में यूज करते हैं। ये जो नमक है ये कहाँ से मिलता है? तो अंडरग्राउंड माइंस यानी जमीन के अंदर मौजूद खदानों से उसे निकाला जाता है, खुदाई करके उसे निकाला जाता है। अंडरग्राउंड माइन से मिलने वाली नमक की अगर हम बात करते हैं, जिन्हें हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, रॉक सॉल्ट अगर हम कहते हैं, तो इन दोनों नमक में बात करें तो हम रॉक सॉल्ट जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको फायदा ज्यादा देता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, और ये काफी महंगा मिलता है। जहां आप 15-17 रुपए किलो जो है टाटा सॉल्ट लाते हो, वहां पर ये जो है आपको 10-15 रुपए का 100 ग्राम भी जल्दी नहीं मिलता। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नमक से बनने वाले रसायनों का नाम क्या क्या है। नमक जो है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। इससे बनने वाले रसायनों में सबसे पहला रसायन है NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है, इन्हें कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, NaOH। ये जो NaOH है वो NaCl से बनता है, साधारण नमक से बनता है। अब साधारण नमक से कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे कि पिघले हुए नमक को लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है ना, पिघले हुए नमक को लेते हैं और पिघले हुए नमक में क्या करते हैं, बिजली दौड़ाते हैं। और जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर आपने नमक लिया है, नमक और पानी का घोल, ठीक है ना, मोल्टन सॉल्ट जिसे हम लिए हैं। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक रॉड डाल दिया, है ना, रॉड, इसके अंदर एक और रॉड हमने डाल दिया, ठीक है, एक रॉड को हमने बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया, दूसरे रॉड को हमने बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें बिजली दौड़ा दी। एक को मैंने क्या किया, प्लस से जोड़ दिया, और एक को हमने माइनस से जोड़ दिया, उसमें बिजली दौड़ा दिया। जिससे प्लस से जोड़ा उसमें प्लस आ जाएगा, जिसे माइनस से जोड़ा उसमें माइनस आ जाएगा। प्लस वाले को हम कहते हैं एनोड, ठीक है, आपको पता है। माइनस वाले को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। आपने इसमें क्या कर दिया, बिजली दौड़ा दिया। बिजली किसमें आप दौड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बिजली जो आप दौड़ा रहे हैं वो नमक और पानी के घोल में दौड़ा रहे हैं, दो रॉड बाहर से डाल के, एक को अपने प्लस से जोड़ा, एक को अपने माइनस से जोड़ा। और जैसे ही आप इसमें रॉड डालेंगे, रॉड डालने के बाद इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पर जो NaCl है, ठीक है ना, सॉल्ट जो है NaCl जो है वो टूटेगा, ठीक है ना, NaCl क्या होगा, टूटेगा। नीचे मौजूद जो बीकर में जो पानी था, उस पानी में नमक मिला हुआ था, यानी नमक में क्या मिला था, पानी मिला हुआ था। और जैसे ही आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, इसमें करंट यानी बिजली दौड़ाया, तो बिजली दौड़ाने के बाद ये टूटा। टूटने के बाद कैसे टूटेगा, ये होगा Na+ और Cl- में टूटेगा, ये आप जानते हैं। और H2O की अगर हम बात करते हैं तो HK+ और OH में माइनस, कुछ इस तरह से टूटेगा। Na+ वाला जो है किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, ये बन गया आपका NaOH। NaOH जो है वो वही केमिकल है, रसायन है जो हम बनाना चाहते थे, कास्टिक सोडा, जो नमक से बन रहा है, ठीक है। NaOH जो है वो कास्टिक सोडा आपका बन गया। अब दूसरे कौन से बचे, ये बचा क्लोरीन, जिसपे माइनस है, और H पे क्या है आपका प्लस। हालांकि ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे, ये समझने वाली बात है। यूजुअली H+ है और Cl- है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और HCl निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और हाइड्रोजन में प्लस है। तो हाइड्रोजन पे मान लीजिए यहाँ पर टूटने के बाद अगर हाइड्रोजन में प्लस है और क्लोरीन भी यहाँ पर टूट के है, तो उस पे है माइनस, तो माइनस वाले को खींचेगा प्लस वाला रॉड, प्लस वाले को खींचेगा माइनस वाला रॉड। समझ में आ रहा है? बाहर से हमने इसमें रॉड डाल रखा है, रॉड डाल रखा है, एक रॉड में प्लस चार्ज है, ठीक है ना, तो प्लस वाला क्या करेगा, क्लोरीन को खींच लेगा जिसपे माइनस है, और दूसरा जो प्लस है हाइड्रोजन के ऊपर, उसे माइनस वाला रॉड खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर आप एक इसके ऊपर परख नली यानी बीकर अगर चढ़ा देते हैं, तो इस बीकर में ऊपर गैस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लस वाले रॉड पे कौन सा गैस इकट्ठा होगा, तो प्लस वाले रॉड में हमेशा गैस इकट्ठा होगा क्लोरीन, ठीक है, और माइनस वाले पे इकट्ठा होगा हमेशा कौन सा, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। यानी कि यहाँ पर इसके साथ दो गैस निकलती है, एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरा है आपका क्लोरीन गैस। समझ में आ रहा है, ठीक है।